जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। अब दोस्त, आपका जो होली का त्यौहार है वो निकल चुका है, ठीक है। अब आप लोग पूरे मनोयोग से, ठीक है, पूरी तन्मयता से आप लोग अपनी एग्ज़ाम के लिए समर्पित हो जाएं, ठीक। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकता है। आप लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको अच्छा खासा समय मिल गया है। तो आप लोग ये कोशिश करिएगा कि आपका जो तैयारी है वो एक सिलेक्शन के लेवल की हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों का काम आसान करने के लिए मैं आपके बीच आता हूं और एक बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आपके बीच आता हूं। तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस के लिए, ठीक है, यूपी पुलिस का जो आपका री एग्ज़ाम होगा उसके लिए एक पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसमें हमने हिंदी का, ठीक, हिंदी का समावेश किया है। हिंदी के साथ साथ जीके जीएस, आपका जीके जीएस, ठीक है, इसमें करंट भी शामिल होगा। इसमें यूपी जीएस भी, यूपी का जो यूपी स्पेशल है वो भी रहेगा, ठीक। तो ये पूरा एक समग्र मॉडल पेपर आपके लिए होने वाला है। तो आशा करते हैं कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे और ये जो पेपर है उसको पूरा सॉल्व करेंगे। साथ ही आप इसमें अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं कि हमारी तैयारी ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और यदि चैनल पर नए आए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें चैनल को। आप लोग अपना सहयोग प्यार हमें निरंतर दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप लोग कमेंट भी किया करें। हमें आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दें, आपके सुझावों का हम स्वागत करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लेते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। तो हम लोग हिंदी से शुरू करेंगे, ठीक है। पार्ट ए जो लिया है हमने वो हिंदी का लिया है। पार्ट बी में हम लोग आपका जो जीके जीएस है उसको रखेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन क्वेश्चनों का जो संकलन है वो बहुत शानदार है, ठीक है। और ये जो हमने लिया है, ये लिया है आपका जो पूरा अंकित भाटी की बुक है उसका आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो क्वेश्चंस हैं वो हमने लिए हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं हमारा पहला प्रश्न है वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा, ठीक है। ये संधि विच्छेद करके दिया है शब्द वाणी प्लस औचित्य, कह रहे कि इसका सही संधि शब्द कौन सा होगा। तो इसको हमें जोड़कर बताना है। बताइए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। वाणी प्लस औचित्य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वाणोचित्य, ठीक है। ये जो है ये यण संधि है, यण संधि है, ठीक। आपके लिए मैं एक संधि की पूरी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं बेहतरीन तरीके से संधि को समझाऊँगा। कैसी भी संधि हो आप लोग 99%, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि 99% आपका जो संधि का कोई भी क्वेश्चन है वो सही जाएगा, ठीक है। एक शानदार ट्रिक है, उसको मैं आपको लेकर आऊँगा, ठीक है। किसी दिन उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, डालूँगा, तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। फिर कि तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी मैं कौन सा अलंकार है। यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष और डी रूपक, ठीक। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी। तो जो तीन बेर शब्द का है यहाँ पर तीन बेर शब्द का यहाँ पर दो बार क्या है, इसकी दो बार पुनरावृत्ति हुई है, ठीक। तो जब शब्द की पुनरावृत्ति हो एक से अधिक बार तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, यमक अलंकार होता है, ठीक है। और उसका अर्थ हर बार क्या हो, अलग हो, ठीक। उसका जो अर्थ है वो हर बार कैसा आए, अलग अलग आए। तो वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है, ठीक।
यहाँ पर 3 बेर, मतलब 3 बेर से मतलब है पहली बार, पहले इसमें संख्या से मतलब है, ठीक है। 3 बेर कह रहे हैं कि संख्या, और ये दूसरी बार जो 3 बेर कहा गया है वहाँ उससे एक बेर मतलब फल होता है, एक खाने वाला। तो ये एक हो गया फल और एक हो गया हमारी संख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि योगदान में कौन सा समास है। योगदान में कौन सा समास। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि और डी अव्ययी भाव। तो बताएं आप लोग यहाँ पर कौन सा समास होगा। योगदान में हमारा यहाँ पर समास होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इसमें हमारा उत्तर जो पद होता है वो क्या होता है, उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा योगदान शब्द है वो क्या है, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है कि पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती मुहावरे का सही अर्थ है। क्या होना चाहिए यहाँ पर, शवल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज़ आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता, और डी दिया गया है हमारा हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बताएं आप लोग। पत्थर को जोंक नहीं लगती मतलब हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जो व्यक्ति हठी होता है तो उस पर किसी भी बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका यही अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 5वां कह रहे हैं कि इसमें त्रुटि छांटिए। 4 ऑप्शनों का ये पूरा आपको यहाँ पर पढ़ते हैं। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। कह रहे हैं कि इसमें क्या त्रुटि है, और डी वाला कह रहे हैं कि कोई त्रुटि नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये पूरा सेंटेंस कैसा है, सही है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इस जो ये जो सेंटेंस है, ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। 6ठा प्रश्न है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है। निस्दिन बरसत नैन हमारे। ऑप्शन ए वीर रस, बी भयानक रस, सी वात्सल्य रस और डी श्रृंगार रस। तो आपको जो लाइन पढ़ने से ही आवाज़ हो रहा होगा, निस्दिन बरसत नैन हमारे, ठीक है। मतलब यहाँ किस रस की बात हो रही है, तो वो हो रही है हमारी यहाँ पर श्रृंगार रस की बात, ठीक है। श्रृंगार रस की बात हो रही है, ठीक है। मतलब जो हमारे नैन हैं वो निस्दिन बरस रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं, निस्दिन बरस रहे हैं, ठीक। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, रति होता है, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, साथ ही इसको रसराज भी कहा जाता है, ठीक है। यानी रसों का राजा श्रृंगार रस, इसको रसराज भी कहते हैं। 7वां प्रश्न है कि चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा। ए चौपाया, बी चतुष्पद, सी चतुष्पादिका और डी चतुष्कोण। तो चौकी का जो तत्सम होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी चतुष्पादिका। क्या होगा, चतुष्पादिका। आगे बढ़ते हैं। खिड़की किस प्रकार का शब्द है। खिड़की, ठीक है, खिड़की कह रहे हैं कि किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए तद्भव, बी विदेशज, सी देशज और डी शंकर। तो यहाँ पर खिड़की जो शब्द है वो है हमारा देशज शब्द। कैसा है, देशज शब्द, ठीक। तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो हमने संस्कृत से लिए लेकिन उनमें क्या कर दिया, थोड़ा परिवर्तन कर दिया, ठीक। और विदेशज जो विदेशी भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में आए वो विदेशज हो गए। शंकर शब्द ये मिक्स रहते हैं, ठीक है, इसमें देसी और विदेशी, ठीक, उनका सभी का थोड़ा थोड़ा अंश रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट।
9वां है अध का विलोम क्या होगा। अध का विलोम क्या होगा। ठीक है, आपने कोई सरकारी लेटर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा रहता है अधो हस्ताक्षरी। क्या लिखा रहता है? अधो हस्ताक्षरी। ठीक, तो अधो हस्ताक्षरी का मतलब होता है कि जो नीचे जिनके हस्ताक्षर किए गए हैं, कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी, तो वो उसको अपन लोग क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षरी। तो इसी अध शब्द से ये बनता है अधो। ठीक है, अधो हस्ताक्षरी मतलब नीचे, तो इसका विलोम क्या हो गया? विलोम होगा इसका ऊपरी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर शब्द दिया है यहाँ पे, कह रहे हैं इसका पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए खनक, बी सदन, सी बेसर और डी गजबदन। ठीक, तो धूसर जो शब्द है, धूसर शब्द है जो, वो गधा का पर्यायवाची है। किसका है? गधा का। ठीक, साथ ही इसका खर भी होता है। गधा का क्या होता है? खर होता है। ठीक, गर्दभ भी होता है। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन में भी दिया गया है, वो है क्या? वेसर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन दिया है वेसर, ये किसका है? ये धूसर का पर्यायवाची होगा। ठीक है, धूसर मतलब गधा। नेक्स्ट 11वां है कि अंश अंश यानी, ठीक है, ये दो शब्द दिए गए हैं, कह रहे इनका सही अर्थ बताना है। ठीक है, ये शब्द युग्म हैं, इसका सही अर्थ बताना है। ठीक है, तो अंश का मतलब होता है हमारा किसी चीज़ का भाग। ठीक है, कोई भाग, या इसको हम लोग हिस्सा भी कहते हैं। अंश का मतलब भाग या हिस्सा, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर बी में ही दिख जाता है। ठीक है, तो इस अंश का मतलब होता है हिस्सा, और इस अंश का मतलब होता है क्या? कंधा। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कंधा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी। 12वां प्रश्न है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था। ठीक है, मैं खाना खा चुका था मतलब यहाँ पर जो क्रिया है वो कैसी है? पूर्ण हो चुकी है, और उसको पूर्ण हुए काफ़ी समय भी इस वाक्य से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो क्रिया है वो काफ़ी पहले पूर्ण हो चुकी है। तो इसमें जो होगा वो होगा हमारा पूर्ण भूत। ठीक है, चुका था, चुकी थी, ये हमारा भूतकाल में लगता है, और क्रिया कैसी है? भूतकाल में पहले हो चुकी है। यह हमें वाक्य से स्पष्ट पता चल रहा है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण भूत। फिर निम्न में कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ठीक है, कह रहे कि इनमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक जो है वो होता है। ठीक है, विराम चिन्ह, निर्देशक जो है वो विराम चिन्ह है। ठीक, ऐसा लगा देते ना हम लोग, तो ये निर्देशक हो गया। एक लाघव चिन्ह भी होता है, लाघव चिन्ह, ये भी विराम चिन्ह है। ठीक, यहाँ पर एक दिया है हमारा विवरण। ठीक है, तो विवरण चिन्ह हम लोग ऐसा लगाते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है उपदेशक, ये हमारा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे क्या? ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ठीक है, यहाँ पर हमें सही शब्द बताना है। यहाँ पर ये स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र कैसा लिखा जाएगा सही? तो स्वतंत्र की जो वर्तनी होती है वो होती है स्वातंत्र। क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर हमें संज्ञा के भेद बताने हैं। हमने संज्ञा के भेद अधिकतर लोगों ने पढ़े हुए हैं। ठीक, तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे 3। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक, व्यक्तिवाचक होती है। ठीक, जातिवाचक होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और तीसरी जो है आपकी भाववाचक। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, मैं जान रहा हूँ, कि हमने तो पढ़ा है कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संज्ञा जो है वो समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी पढ़ी है। ठीक, तो इस हिसाब से तो 5 होने चाहिए। 1,
2, 3, 4 और 5, लेकिन जो व्युत्पत्ति के आधार पर है वो है हमारे कितने, 3। आप लोग याद रखिएगा। और जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है, समूहवाचक और जो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो किसके अंतर्गत रखी गई है? ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो है ऑप्शन नंबर बी। संज्ञा के भेद कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। ठीक है, करण कारक, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक, करण से, करण कारक का जो विभक्ति होती है, विभक्ति वो क्या होती है? से। तो से हमें यहाँ पर कहाँ दिख रही है? ऑप्शन नंबर सी में। तो किन्हीं से, ठीक, मतलब अनिश्चय हो, अनिश्चय जो सर्वनाम है वो हो गया किन्हीं, और से हो गई इसकी कारक की विभक्ति, करण कारक की। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर किन्हीं से। 17वां है कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। खूंटी, खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। तो बहुवचन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो खूंटियाँ, खूंटी का बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर सी, खूंटियाँ। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन, ठठेरा का कह रहा है कि इसमें ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हमें बताना है। तो ठठेरा का स्त्रीलिंग होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठठेरिन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ठीक है, कह रहे यहाँ पे उन्होंने 4 जो नाम दिए हैं, इनमें से कह रहे कि आप बताइए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसे नहीं मिला है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जयनंद कुमार को मिला है, भगवती चरण वर्मा को मिला है और अमृतलाल नागर को भी मिला है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, जयनंद कुमार को भी मिला है, भगवती चरण को मिला है और अमृतलाल नागर को भी मिला है। यहाँ पर जो मन्नू भंडारी दी गई हैं ऑप्शन नंबर सी, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, इनको मिला है व्यास सम्मान। क्या मिला है? व्यास सम्मान। कब मिला है? ये मिला है इनको व्यास सम्मान 2008 में, ठीक, 2008 में। और इनकी जो रचना थी एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी के लिए इनको व्यास सम्मान मिला हुआ है। 20वां है भाव विलास और रस विलास। ये 2 कृतियाँ दी गई हैं, भाव विलास और रस विलास। कह रहे हैं कि इसके लेखक कौन हैं? भूषण, मतीराम, पद्माकर और देव। तो भाव विलास, रस विलास, ये जो कृतियाँ हैं वो किसकी हैं? ये देव की हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देव। ठीक, इसका एक और है उसमें भी विलास आता है, मतलब जहाँ आपको लगे विलास दिख जाए तो आप लोग देव ही लगा दीजिए, ये आपका लगभग सही हो जाएगा। क्योंकि इनकी एक और रचना है भवानी विलास, भवानी विलास, उसमें भी विलास आता है। और एक और है कुशल विलास, ठीक, कुशल विलास, ये भी इन्हीं की रचना है। तो एक क्लू है आपके लिए कि आपको विलास दिख गया तो आप लोग समझ सकते हैं कि देव की ये रचनाएं हैं। 21वां है कि निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? कह रहे कि इनमें से भारतेंदु युग का कौन सा कवि नहीं है? ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये हैं भारतेंदु युग के। ठाकुर जगमोहन सिंह भी हैं, पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया है श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक जो हैं ये भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ठीक है, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया होती क्या है? ठीक है, क्रिया के जो भेद हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया, क्रिया का वह रूप होता है जिसमें क्रिया द्वारा होने वाले व्यापार का जो फल होता है वो किस पर पड़ता है? वो कर्म पर ना पड़ के, ठीक है, किस पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा। ठीक है, कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, वहाँ पर हमारी अकर्मक क्रिया होती है। और जहाँ पर जो फल का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया, मैं सोता हूँ, ठीक है, मैं सोता हूँ, इसका जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं सोता हूँ। चलिए नेक्स्ट, फिर कह रहे हैं कि एक छंद में कितने चरण होते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं, ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 7 और डी 10। तो सामान्यतः जो एक छंद में चरण होते हैं उनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, सामान्यतः जो छंद हैं उनमें उनमें चरणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। लेकिन कुछ जो चरण हैं, कुछ चरण ऐसे हैं जिनमें कुछ छंद ऐसे हैं जिनमें चरणों की संख्या 6 भी होती है। कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो वो कौन से छंद हैं, तो जिनमें चरणों की संख्या क्या होगी, 6। तो छप्पय, ठीक, छप्पय, छा से 6, छप्पय और कुंडलियाँ। छप्पय तो आप लोग याद रख सकते हैं, छप्पय यानी 6, छ, छप्पय 6 और कुंडलियाँ, इनमें जो है चरणों की संख्या होती है 6। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद होता है, वर्ण विच्छेद वाला है, ठीक है। वर्ण विच्छेद मतलब किसी भी शब्द को उसके वर्णों में विभक्त करना, ठीक, मूल जो उसमें वर्ण प्रयोग हुए हैं उनमें विभक्त करना। तो यहाँ पर कृपण का बताना है, तो ये तो होगा नहीं, करी लग गया है यहाँ पर, ठीक है। इसमें बड़ा आ गया तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी बड़ा आ गया, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बचता है डी, ये हमारा इसका पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद होगा, ठीक है। क्या होगा, पूर्ण रूप से इसका वर्ण विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर डी होता है राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है। यहाँ पर ये जो हमें एक लाइन दी गई है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कह रहे हैं किस कवि के द्वारा रचित है। ऑप्शन ए कह रहे कबीरदास, बी रैदास, सी हरिदास निरंजनी और डी दादू दयाल। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये काफ़ी फेमस पंक्ति है और ये रैदास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। किन के द्वारा लिखी गई है, रैदास के द्वारा लिखी गई है, ठीक। तो रैदास की कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें से एक तुम्हारी आस, ठीक है, तुम्हारी आस, और दूसरा जो है दर्शन दीजिए राम। कौन सी, दर्शन दीजिए राम, ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से समुदाय वाचक विशेषण, समुदाय, ठीक है, समुदाय वाचक विशेषण बताना है। ए कह रहे प्रत्येक, बी दूना, सी 3 और डी 4, ठीक। समुदाय बताना है, तो समुदाय वाचक जो होगा यहाँ पर वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी 4। प्रत्येक जो होता है वो प्रत्येक के लिए यानी प्रत्येक व्यक्ति का बोधक हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्रत्येक बोधक। दूना जो है, दूना मतलब यहाँ पर आवृत्ति हो गई, 2 गुणा 2 यानी दोगुना कर रहे हैं, उसकी बार बार आवृत्ति, तो ये हो जाता है आवृत्तिवाचक, ठीक है। 3 कह रहे हैं तो 3 ये हो जाएगा गणना, लेकिन चारों यहाँ पर कहा गया है तो चारों हमारा हो गया समुदायवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे कहते चारों दिशाएं, क्या कहा, चारों दिशाएं, ठीक, मतलब चारों दिशाओं का समूह यहाँ पर कह दिया हमने। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान करना है, कह रहे हैं व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन सघोष हैं। सही बात है, तीसरा, चौथा, 5वां सघोष होता है, पहला और दूसरा अघोष होता है, ठीक है। पहला और दूसरा कैसा होता है, अघोष होता है, ये भी सही है, ये भी सही। और समस्त स्वर ध्वनियाँ, ठीक है, जितने भी स्वर हैं वो सभी क्या हैं, वो भी सघोष हैं, ठीक। डी कह रहे हैं कि सभी विसर्ग सघोष होते हैं, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाता है। यही हमारा राइट आंसर है कि सभी विसर्ग जो हैं सघोष नहीं होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वें प्रश्न की हिंदी अकादमी शलाका सम्मान की पुरस्कार राशि है। हिंदी अकादमी शलाका सम्मान, ठीक है। ये जो शलाका सम्मान है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इसकी जो इसका जो देना प्रारंभ हुआ था वो हमारा हुआ था 1986 में, ठीक है। कब हुआ था, 1986 में ये हिंदी अकादमी शलाका
सम्मान पुरस्कार देना शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसकी जो राशि है वो होती है कितनी, 5 लाख होती है। कितनी होती है, 5 लाख इसकी राशि होती है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि परिवर्तन परिवार में, परिवर्तन एक वर्ड दिया है परिवर्तन, दूसरा दिया है परिवार, इसका उपसर्ग बताना, यानी उपसर्ग जो आगे शब्द लगते हैं। ठीक है, प्रत्यय होते हैं पीछे लगने वाले, उपसर्ग आगे लगने वाले और प्रत्यय पीछे लगने वाले। तो इसमें जो प्रत्यय है, सॉरी उपसर्ग है वो है परि। राइट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द मतलब दो शब्दों का मेल, या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए। ठीक है, एक वर्ड भी उसमें जुड़ा होता है सार्थक शब्द, जिनका कोई अर्थ हो, ऐसे शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे मुरलीधर, बी पंकज, सी पुस्तक और डी परम औषधि। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है परम औषधि, वो कैसा है, ये यौगिक शब्द है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृतिक और डी अपभ्रंश। ठीक है, आदि मतलब जिससे सबसे पहले जो भाषा आएगी वो क्या कहलाएगी, आदि जननी। ठीक है, तो जो भाषा का विकास का क्रम है वो है हमारा कि सबसे पहले कौन सी थी, सबसे पहले थी संस्कृत। ठीक, पहले थी संस्कृत, इसके बाद हुई कौन सी, पाली। ठीक है, पाली के बाद फिर हुई प्राकृत। ठीक, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश और फिर हमारी हिंदी। ठीक है, फिर कौन सी आई, हिंदी। तो आदि मतलब स्टार्टिंग की जो भाषा है वो कौन सी होगी, संस्कृत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। इसको हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। ठीक, और यदि ये पूछा जाए कि हिंदी भाषा है उसका जन्म किससे हुआ था, ऐसे ही अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो किस अपभ्रंश, तो ये हो गया अपभ्रंश से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ठीक है, ऐसी हमारी क्या हो रही है, क्वेश्चन तो हम पूछ नहीं रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई विस्मयादि बोधक भी नहीं है चिन्ह। तो ये हमारी इच्छा हो रही है कि ईश्वर, ये हमारी इच्छा बोल रही है कि ईश्वर क्या करे, तुम्हें दीर्घायु दे। ठीक है, निषेधात्मक में होता है नहीं शब्द का प्रयोग। ठीक है, प्रश्नवाचक में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाएगा और विस्मयादि बोधक में आपको ए, अरे, वाह ऐसे शब्द मिलेंगे, साथ में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह भी मिलेगा। नेक्स्ट। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहे हैं निष्पलक, बी निष्प्रह, सी निर्निमेष और डी निर्विकार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी निर्निमेष। क्या है, ऑप्शन नंबर सी निर्निमेष है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है हमें गद्यांश। ठीक है, एक गद्यांश भी पूछा जाता है इसमें, और साथ में इसमें गद्यांश के साथ साथ ये 4 प्रश्न भी हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। किससे रहित राज्य किस काम का है। किससे रहित, तो इसमें पहली लाइन मिल जाती है हमारी कि अपने प्रियजनों से रहित। किससे, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रियजनों से। फिर कह रहा है कि जगत का अर्थ क्या है यहाँ पर। तो जगत का अर्थ मतलब जगत का जो प्रयोग है वो संसार से है यहाँ पर इसका अर्थ। तो संसार, जगत का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसार से। ठीक, निष्फल का आशय, निष्फल का जो आशय है कह रहे वो क्या है। तो निष्फल का मतलब जिसका कोई फल ना प्राप्त हो, मतलब व्यर्थ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है।
तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे तो उसका इसमें अर्थ जो निकल कर आता है, जीवन को सुखमय बनाना। क्या होगा? जीवन को सुखमय बनाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब आ गया हमारा यहाँ पर जी के जी एस का पोर्शन। ठीक है, ये जो पोर्शन है, ठीक, सामान्य ज्ञान का, ये आपके मतलब सामान्य ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें। ठीक, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक, ये जिसके अच्छे ज़्यादा बन जाते हैं तो उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक जो है एक कैंपेन चलाया गया है, तो वो किसने शुरू किया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बुक द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन, किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक बुक दी गई है। कह रहे इसके लेखक कौन हैं? ए रूपाबाई, बी मेघना राय, सी नीलम पटेल और डी करुणा वंदन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा रूपाबाई। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रूपाबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड में भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया है? एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड है, उसमें कह रहा है कि भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया है? तो उसमें किया गया है कितने? ऑप्शन नंबर ए 6 स्थलों को इसमें सम्मानित किया गया है। ठीक है, 6 स्थल कौन कौन से हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 6 स्थल हैं हमारे। पहला है रामबाग गेट और प्राचीर, ये है हमारा पंजाब में। रामबाग गेट कहाँ पर है? ये पंजाब में। ठीक, दूसरा है कर्णिकारा मंडपम। ठीक है, कर्णिकारा मंडपम है, ये हमारा केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। तीसरा है पीपल हवेली है, वो भी पंजाब में है। ठीक, पीपल हवेली पंजाब में है। चर्च ऑफ एपिफेनी हरियाणा में है। चर्च ऑफ एपिफेनी ये हरियाणा में है। पांचवा हमारा डेविड सेसुन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम है, वो मुंबई में है। और छठा बीकानेर हाउस है दिल्ली में। कहाँ पर है? बीकानेर हाउस दिल्ली में। तो इन 6 स्थलों को, ठीक है, सम्मानित किया गया है। 41वां है कि आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है इसमें? तो ऑप्शन ए है कि करुणा जैन, बी मिताली राज, सी वेदा कृष्णमूर्ति और डी डायना एडोलजी। तो इसमें जो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली हमारी पहली भारतीय महिला है, वो है डायना एडोलजी। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, डायना एडोलजी हैं। ठीक है, कौन है? डायना एडोलजी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा पुरुषों में भी हैं। ठीक है, तो पुरुषों में हैं हमारे वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग, और एक हैं अरविंद डिसिल्वा, वो श्रीलंका के हैं। ठीक है, श्रीलंका के हैं एक अरविंद डिसिल्वा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रटा रटाया क्वेश्चन है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश जो है वो क्या बना था? आज का जो उत्तर प्रदेश है वो बना था। पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जानते थे? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, यानी संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो इस और 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। और ये मनाना कब से स्टार्टिंग हुआ? ये 2018 से। ठीक है, 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाना
शुरू हुआ है। फिर इसको ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर, बिल्कुल सही है। लाख बहोशी अभ्यारण्य कन्नौज, ये भी सही है। कह रहे किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर, तो ये जो है ये यहाँ पर गलत है। यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो बलरामपुर में नहीं है, वो कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। बाकी रानीपुर वन्यजीव चित्रकूट में, ये भी सही है। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ये यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। कह रहे कि इनमें से कौन सा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए रोपण, बी मांडा, सी बनावली और डी हुलास। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हुलास। क्या है, ऑप्शन नंबर डी हुलास है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो अन्य स्थल हैं वो एक आलमगीरपुर है। ठीक है, लिख लीजिए आप, आलमगिर। ठीक है, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। एक और है मांडी। ठीक है, मांडी, यहाँ दिया मांडा, मांडी और सनौली। ठीक है, मांडी और सनौली। ठीक है, और ये जो मांडा है ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, मांडा कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। बनावली जो दिया है, बनावली ये हरियाणा में है। ठीक है, बनावली कहाँ पर है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हरियाणा में है। रोपड़ जो है, रोपड़ है पंजाब में। रोपड़ कहाँ पर, पंजाब में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन ए कह रहे नचना कोठारा का पार्वती मंदिर, बी तिगवा का विष्णु मंदिर, सी भूमरा का शिव मंदिर और डी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि ललितपुर ज़िले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में ये अवस्थित है। ठीक है, ललितपुर ज़िले में ये अवस्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये योजना लॉन्च की गई है। उसमें ये बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन से ज़िले का जो प्रोडक्ट है वो इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि बागपत लकड़ी के खिलौने, बागपत लकड़ी के खिलौने, अमेठी मूंज के उत्पाद, आगरा चमड़ा उत्पाद और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। तो यहाँ पर हमारा गौतम बुद्ध नगर जो दिया गया है वो तो सही है, रेडीमेड कपड़ों का उत्पादन होगा, आगरा में चमड़ा उत्पाद होगा, अमेठी में मूंज के उत्पाद होंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा बागपत दिया गया है वो लकड़ी के उत्पाद यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर होंगे होम फर्निशिंग गुड्स। क्या होंगे, होम फर्निशिंग गुड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहे अल्लाह रखा, बी अहमद जान थिरकवा, सी शिव कुमार शर्मा और डी पंडित किशन महाराज, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित किशन महाराज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड का त्यौहार पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए बिशु, बी फुलदेई, सी डोल यात्रा और डी नुआखाई। डी क्या कह रहे हैं, नुआखाई। तो यहाँ पर जो फूलदेई दिया गया है ये उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, और ये चैत्र माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चैत्र के महीने में मनाया जाता है। ठीक, और
कब? चैत्र के महीने में जब फसल कटती है तो इसको फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और विशु जो है, विशु मनाया जाता है केरल में। विशु कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है केरल में, ठीक। विशु केरल में मनाया जाता है। नुआखाई जो है ये हमारा है उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का। अच्छा, उड़ीसा का नुआखाई ये भी फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, फसल उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला। विशु जो है केरल में मनाया जाता है, ये हिंदू उत्सव है विशु। नेक्स्ट, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? विधान चंद्र रॉय पुरस्कार ऑप्शन ए कह रहे कानून, बी वास्तुकला, सी खेल और डी चिकित्सा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा विधान चंद्र रॉय पुरस्कार दिया जाता है हमारा किस में? डी चिकित्सा के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक। और वास्तुकला के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम है प्रित्जर, ठीक है। प्रित्जर पुरस्कार है एक, प्रित्जर पुरस्कार, प्रित्जर पुरस्कार, ठीक। ये दिया जाता है प्रित्जर नहीं प्रित्जकर पुरस्कार है, ठीक है। और खेल पुरस्कार हैं अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून, कहाँ गए भाई क्वेश्चन नंबर, हाँ ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? 29 जून को मनाते हैं, कह रहे हैं कि केसी श्रीधरन पिल्ले, बी सी आर राव, सी रघुराज बहादुर और डी पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो मनाया जाता है किसके? पीसी महालनोबिस, ठीक है। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, इन्हीं की जयंती के दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और पहली बार ये जो दिवस है मनाना शुरू हुआ था कब से? 2007 से, ठीक है, 2007 से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सीरिया की राजधानी बतानी है हमें। सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की जो राजधानी है वो क्या है बताएं आप लोग, क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दमिश्क। क्या है? दमिश्क है सीरिया की राजधानी। आगे बढ़ते हैं, गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि भावनगर में, बी कह रहे हैं बड़ौदरा में, सी कह रहे हैं कि जूनागढ़ में और डी आनंद में। तो राइट आंसर है यहाँ पर जूनागढ़। कहाँ पर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जूनागढ़ में, ठीक। महाराष्ट्र में भी कुछ फेमस बौद्ध गुफाएं हैं, ठीक है, अजंता की, ठीक है। अजंता की जो गुफाएं हैं और एलोरा की गुफाएं हैं वो भी प्रमुख हैं, ठीक। कुछ बिहार में भी हैं गुफाएं, ठीक है। बिहार में बराबर नाम से गुफाएं हैं और आंध्र प्रदेश में हैं नागार्जुन कोंडा करके, वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य नहीं है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान है सार्क का सदस्य, ठीक है। पाकिस्तान सार्क का सदस्य है, भूटान है, नेपाल है, जो चीन है ये सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। सार्क मतलब सार्क का है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ठीक है। इसके कितने, इसमें टोटल जो देश हैं वो हैं 8 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन है? भारत है, ठीक है, भारत है, बांग्लादेश है, ठीक, भारत हो गया, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है। 3 तो भी ये हो गए, भारत, बांग्लादेश और भूटान, 8 में से 3 हो गए। फिर है हमारा नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान भी है, ठीक है, मालदीव भी है और एक और रह गया श्रीलंका, ठीक। ये हो गया 3 बी यहाँ पर, ठीक, NPAMS, ठीक, नेपाल, पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका। ये कुल 8 देश इसके सदस्य हैं। ठीक, अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर, किसकी? सार्क संगठन की। 8 दिसंबर 1985 को कहाँ पर हुई थी? ढाका में। कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, क्या है? काठमांडू। काठमांडू में इसका मुख्यालय है। ठीक, और चीन जो है, चीन जो सार्क संगठन है उसका क्या है? पर्यवेक्षक है। क्या है? पर्यवेक्षक है। यहाँ पर चीन पर्यवेक्षक की भूमिका में है। 54 है कि केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? ठीक, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है, कौन सा है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कुटियाट्टम। क्या है? ऑप्शन बी, कुटियाट्टम। आगे बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न है कि भीम का पूर्ण रूप क्या है? भीम का, ठीक है, तो बी से होता है भारत, बी और एच से, ठीक है, बी और एच से होता है भारत, आई से होता है इंटरफेस, ठीक, बीच में 4 और एम से होता है मनी। तो राइट आंसर है यहाँ पर भारत इंटरफेस 4 मनी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लॉन्च कब हुआ था ये भी देख लो आप। तो ये एनपीसीआई के द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 30 दिसंबर 2016 में। ये भी आप लोग याद रखें। ठीक, इसको भीम यूपीआई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? ये जीएसटी का आपको हर प्रैक्टिस पेपर में देखने को मिल जाएगा। इसको मैंने आपके लिए कई बार बता दिया है। ठीक है, ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, 101 बार संविधान संशोधन हुआ है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में ये लागू किया गया है। ठीक है, तो ये आप इसकी चीज़ें याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। ठीक है, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसका जो उद्गम स्थल है वो है धार है। कहाँ पर? एमपी में एक जगह है मध्य प्रदेश में, धार, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है और ये जाकर कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। नेक्स्ट, गेहूं की अच्छी खेती हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति है वो परिस्थिति समुच्चय आवश्यक होता है? ठीक है, तो गेहूं की जो फसल है वो हमारे यहाँ हमको देखने के लिए मिलती है कब? ये सर्दियों के टाइम में बोई जाती है। ठीक है, जाड़े के टाइम में तो ओबियसली आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके लिए जो ताप है वो कैसा होना चाहिए, यानी सर्दियों के टाइम में जो टेम्परेचर होता है वो इसके अनुकूल होता है। ठीक है, तो गेहूं की खेती के लिए जो टेम्परेचर है, एक आइडियल टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से लेकर कितना? 10 डिग्री से लेकर होता है हमारा 25 डिग्री तक। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। और जो बारिश होती है, बारिश होनी चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बारिश तो वैसे कम ही होती है इस समय पे, तो लोग ट्यूबवेल और नहर आदि का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया मध्यम ताप। और वर्षा कैसी हो गई? वर्षा भी इसमें मध्यम ही चाहिए, इसी को हम लोग कहेंगे। ठीक है, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? ठीक है, नेपाल के जो नेपाल देश है वो भारत के कितने 5 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म है जो नेपाल की सीमा को टच करते हैं? सिक्किम हरियाणा, बी सिक्किम बिहार, सी असम अरुणाचल प्रदेश और डी कह रहे कि उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर जो दिया गया है सिक्किम और बिहार। ठीक है, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और एक और है पश्चिम बंगाल। ये जो 5 राज्य हैं ये इनकी सीमाएं नेपाल की सीमा से
टच होती हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। फिर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर हमें वो बताना है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला कह रहे हैं कि नाथुला, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है, लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड में है, सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट दर्रा ये केरल में है, ठीक है। नाथुला जो है, नाथुला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये जो है नाथुला दर्रा है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ये गलत है, ठीक है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक, तो ये तो आपको ऐसे बता दूंगा भाई कि कभी भूल ही नहीं पाओगे। बुद्ध को किस स्थान पर, बुद्ध मतलब ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति मतलब किसी चीज़ का बोध हो जाना, यानी ज्ञान, जानकारी हो जाना। तो जानकारी जो हुई थी वो हुई थी बोध गया में, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद जाकर बंदा कहीं पर अपना ज्ञान जो है वो किसी को देगा, मतलब जो ज्ञान प्राप्त किया उसका सार बताएगा ना। तो सार कहाँ बताया था? पहली बार जो उन्होंने अपना उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, ठीक है, पहला उपदेश, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में। राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तमिल व्याकरण से, तो तमिल व्याकरण से संबंध रखने वाला जो संगम साहित्य का ग्रंथ है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी तोलकाप्पियम, ठीक है। तोलकाप्पियम ये संगम साहित्य से, सॉरी, तमिल व्याकरण से संबंधित संगम साहित्य का ग्रंथ है। राइट आंसर सी। फिर है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी क्या? हम्पी। ऑप्शन नंबर ए, हम्पी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए कह रहे हैं 1928, बी 29, सी 31 और डी 1935। तो गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। कहाँ? दिल्ली में। इसके लिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता भी इसको कहा जाता है। इस समझौते पर जो सरोजनी नायडू हैं उनके द्वारा एक कमेंट आया था, वो कमेंट था, इस समझौते को उन्होंने 2 महात्माओं का मिलन बताया था। क्या कहा था? 2 महात्माओं का मिलन। नेक्स्ट, वर्ष 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1885 में जो है वो कांग्रेस का क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है। तो इस गठन, तो पहला जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ये हुई थी 28 दिसंबर को। स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1985 को, ठीक है। स्थल क्या था? ये हुई थी बॉम्बे में, बम्बई में हुई थी। स्थान था एक संस्कृत कॉलेज था, उसका नाम था, संस्कृत कॉलेज में हुई थी गोकुल दास तेजपाल। हाँ, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत एक विद्यालय था, उसमें इसकी जो है वो पहला अधिवेशन हुआ था, जहाँ पर कितने 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। 72 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया था। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत,
ठीक है, हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कह रहे उसमें एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, अनुसूचियाँ कितनी थीं? अनुसूचियाँ इसमें कह रहा है कि कितनी थीं? ऑप्शन ए 6, बी 7, डी 8 और डी सी 8 और डी 9। तो जब संविधान हमारा जो मूल संविधान में अनुसूचियाँ थीं वो थी कितनी? 8। कितनी थी? 8। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 8। वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं वो हैं कितनी? 12। ठीक है, वर्तमान में कितनी हैं? 12। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? ये कह रहे कि अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक मतलब अध्यक्ष सरकार को चलाता है, ये विशेषता नहीं है। बाकी संसद है, संघात्मक है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता जब हुआ है। कह रहा है कि एक सीएम है किसी राज्य का, वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत नहीं दे पाता है। कब नहीं दे पाता है? जब स्वयं प्रत्याशी होता है, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का मतलब उच्च सदस्य, उच्च सदन का जब सदस्य होता है कोई, मतलब विधान परिषद का सदस्य होता है कोई मुख्यमंत्री, तब वह राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकता है। ठीक है, क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 28 जनवरी 1950, सी 30 जनवरी 1950। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी लोकसभा द्वारा और डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? ठीक है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट, फ़ारेनहाइट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो फ़ारेनहाइट पे जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया और ये हो गया हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? ठीक है, कवक मतलब फंगाई। फंगाई के कारण कौन सा रोग होता है? ए कह रहा है कि तपेदिक, बी दाद, सी हैजा और डी कोविड-19। तो दाद हुई, खाज, दाद, खुजली उजली, ये सब किससे होती हैं? ये फंगाई से होती हैं। किससे होती हैं? फंगाई से। ठीक है, ये सब कवक जनित बीमारियां हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा CH3OH के एक मोल में परमाणुओं की संख्या को सही दर्शाता है? CH3OH के एक मोल में परमाणुओं की संख्या को सही दर्शाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है क्या? ऑप्शन नंबर ए 3.6 इंटू 10⁻24। 3.6 इंटू 10⁻24। आगे बढ़ते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन के का ये लोग रासायनिक नाम पूछ रहे हैं। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये होता है विटामिन सी का। किसका है? ये विटामिन सी का है। रेटिनॉल है, ये विटामिन ए का है। रेटिनॉल
विटामिन ए का, और कैल्सीफेरॉल, कैल्सी जो फेरॉल है वो विटामिन डी का होता है, ठीक है। और ये है जो फाइलोक्विनोन वो होता है विटामिन के का, फाइलोक्विनोन विटामिन के का, ठीक है। सी का एस्कॉर्बिक रेटिनॉल जो है वो ए का है। बी का आप थायमिन है, बी का भी याद रख लीजिए, विटामिन बी का जो है वो है थायमिन। क्या है? विटामिन बी का थायमिन है। एक और है विटामिन ई, विटामिन ई का है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट विबग्योर, ठीक है। विबग्योर कि किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? ए कह रहा है कि पीला, बी हरा, सी बैगनी और डी लाल। तो विबग्योर में जो पहला होता है वो होता है हमारा वॉयलेट, ठीक। वॉयलेट मतलब बैगनी कलर, ठीक। तो इस कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? वेवलेंथ तो होती है सबसे कम, ठीक। और लाल की जो होती है वेवलेंथ सबसे अधिक। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि ऊर्जा किसकी कम होती है, तो ऊर्जा जो कम होगी वो होगी लाल की। किसकी? ऊर्जा कम किसकी होती है? लाल की, ठीक। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।